हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बातचीत करेंगे ईथर के केमिकल रिएक्शंस के बारे में। इनकी केमिकल रिएक्शंस को डिस्कस करने के पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि बेसिकली ईथर्स किस तरह की केमिकल रिएक्शन शो करते हैं। खासतौर से अगर आप ईथर के केमिकल फार्मूला पर ध्यान दें तो आप ये पाएंगे कि ईथर्स में कोई भी एक्टिव फंक्शनल ग्रुप न होने की वजह से इनकी रिएक्टिविटी बहुत ही कम होती है। मतलब यह है कि ईथर्स लेस रिएक्टिव होते हैं। यही रीजन है कि ईथर्स ना तो एक्टिव मेटल के साथ में रिएक्ट करते हैं, ना तो बेसिस के साथ में रिएक्ट करते हैं, और ना ही ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट के साथ में रिएक्ट करते हैं। ईथर्स जो हैं कुछ सिलेक्टिव टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन देते हैं। अगर हम इनके केमिकल फार्मूला के बारे में बात करें तो बेसिकली ये होता है इनका केमिकल फार्मूला ईथर्स का। ये एल्काइल ग्रुप होते हैं या एराइल ग्रुप भी हो सकते हैं, और ये होता है इथीरल ऑक्सीजन। तो ये कुछ रिएक्शन बेसिकली एल्काइल ग्रुप से देते हैं, कुछ रिएक्शन इस इथीरल ऑक्सीजन से भी देते हैं लोन पेयर होने की वजह से, और कुछ रिएक्शन ये कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड को ब्रेक करके देते हैं। तो खासतौर से ईथर्स की केमिकल रिएक्शन तीन तरह की होती है। एक होती है एल्काइल ग्रुप से, दूसरी होती है इथीरल ऑक्सीजन से, और तीसरी होती है कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड को ब्रेक करके। तो इसकी जितनी भी केमिकल रिएक्शन हैं तीनों टाइप की, इनको मैंने बोर्ड में लिखा हुआ है। अगर आप देखें तो ये जितनी भी केमिकल रिएक्शन है ये कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड को ब्रेक करके दी जाती हैं। तो खासतौर से अगर आप देखें तो कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड को ब्रेक करके ये हेलोजन एसिड के साथ में रिएक्ट करते हैं, PCl5 के साथ में रिएक्ट करते हैं। एसाइल क्लोराइड एंड एसिड एनहाइड्राइड ये एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं, इनके साथ में रिएक्शन देते हैं। ये कार्बोनिलेशन रिएक्शन होती है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन देते हैं, और ये लिथियम एल्कली के साथ में रिएक्ट करते हैं बाय ब्रेकिंग कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन देते हैं, एज वेल एज ये कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ में भी रिएक्शन देते हैं। अब इसके बाद में अगर हम एल्काइल ग्रुप से रिलेटेड रिएक्शंस के बारे में बात करें तो ये बेसिकली रिएक्शंस ड्यू टू एल्काइल ग्रुप, यहाँ से एल्काइल ग्रुप से ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, जैसे हैलोजिनेशन रिएक्शन हो गया और कंबशन रिएक्शन हो गया। अब इसके बाद में जो तीसरी टाइप की रिएक्शंस हैं तो रिएक्शंस ड्यू टू इथीरल ऑक्सीजन लोन पेयर रखा रहता है भाई। तो ये दो तरह के रिएक्शन देते हैं, एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया, एक हो गया आपका सॉल्ट फॉर्मेशन। इन रिएक्शंस को हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ से डिस्कस करना, और इन रिएक्शंस को डिस्कस करने के बाद में मैं इन रिएक्शंस के बारे में भी डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले मैं इस पार्ट को हटा देता हूँ। इन रिएक्शंस को कंप्लीट करने के बाद में हम लोग इन रिएक्शंस के बारे में भी डिस्कस करते हैं। फर्स्ट रिएक्शन है कार्बन ऑक्सीजन क्लीवेज से रिलेटेड। ये हाइड्रोजन एसिड के साथ में रिएक्ट करते हैं। X होता है Cl हो सकता है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ X हो सकता है आपका Cl, Br हो सकता है और I हो सकता है। ठीक है, HCl के साथ में HBr के साथ में HI के साथ में रिएक्शन देते हैं। चलिए हम सबसे पहले फर्स्ट रिएक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए मैं यहाँ पर ईथर ले लेता हूँ, एक सिमेट्रिकल ईथर ले लिया, ये हो गया आपका डाई मिथाइल ईथर हो गया भाई। ठीक है, इसकी रिएक्शन हम HI के साथ में कराते हैं। अब ध्यान दीजिए भाई, यहाँ पर होता क्या है बेसिकली। अब देखिए इस रिएक्शन को अगर आपको कंप्लीट करना है तो चाहे अब ये सिमेट्रिकल है तो चाहे आप ये बॉन्ड ब्रेक कर दें, चाहे ये बॉन्ड ब्रेक कर दें। ठीक है, अगर मैं इस बॉन्ड को ब्रेक करता हूं तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो बेसिकली इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव हो गया, पार्शियल नेगेटिव होगा भाई। ठीक है, इस तरह से इसकी रिएक्शन आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो होगा क्या बेसिकली, ये आपका नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो H ऑक्सीजन से जुड़ेगा तो ये आपका एल्कोहल बन गया, ये हो गया भाई एल्कोहल बन गया। ठीक है, इसके बाद में जो दूसरा प्रोडक्ट बनेगा तो I माइनस है, CH3 प्लस है, तो यहाँ से आपका हो जाता है एल्काइल हैलाइड बन जाता है। ठीक है भाई, ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। अगर आपने HI एक्सेस में लिया हुआ है, एक्सेस क्वांटिटी में लिया हुआ, मान लिया जाए कि एक और मोल लिया हुआ, तो ये फर्दर रिएक्ट करेगा बनने वाले अल्कोहल के साथ में। तो यहाँ पे ले लेते हैं, ये हो गया आपका CH3, ये ONH एल्कोहल हो गया, और ये फर्दर रिएक्ट करेगा किसके साथ में, HI के साथ में, क्योंकि इसकी क्वांटिटी एक्सेस में है। अगर आपने एक्सेस में लिया हुआ है, ये पार्ट में लिख देता हूँ, तो अब होगा क्या, ये H2O निकल जाएगा आसानी से। अब ये CH3I बेसिकली यहाँ पर कंबाइन हो जाएगा, CH3I, और ये आपका H2O सेपरेट हो जाता है। इस तरह से रिएक्शन होती है। अगर ओवरऑल रिएक्शन देखना चाहें तो बेसिकली होगा क्या, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एल्कोहल तो कैंसिल हो गया भाई। ठीक है, यहाँ से आपका हो गया CH3O, यहाँ पे CH3 और 2HI बन जाता है, 2HI। ठीक है भाई, और यहाँ पर क्या हो गया आपका 2CH3I, 2CH3 और I हो गया, और ये हो गया आपका H2। ये होती है ओवरऑल रिएक्शन जब आप HI की क्वांटिटी एक्सेस में लेंगे। इस तरह से आप रिएक्शन कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है भाई। अच्छा, अगर इसमें देखें तो मैंने यहाँ पर सिमेट्रिकल सिमेट्रिकल ईथर लिया हुआ था। अगर मैं रिएक्शन में अनसिमेट्रिकल ईथर ले लेता हूँ, जैसे हो गया आपका CH3 और O
हो गया और ये हो गया C2H5 और इसकी रिएक्शन कराते हैं HI के साथ में। अब देखिए भाई क्वेश्चन एराइज होता है कि बेसिकली इसमें अगर आप देखें तो इस ऑक्सीजन के इस साइड बेसिकली 2 कार्बन है, इस ऑक्सीजन के इस साइड कितने हो गए 1 कार्बन है, अनसिमेट्रिकल ईथर हो गया। अब इसके केस में मुझे यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करना चाहिए कि यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करना चाहिए। अब ध्यान दीजिए ऐसे केसेज में अनसिमेट्रिकल ईथर के केसेज में ये जो HI की ब्रेकिंग होने के बाद में यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव हो जाएगा। तो I जो होता है भाई I माइनस ये हमेशा उस कार्बन के पास में उस एल्काइल ग्रुप के पास में जाएगा जो लेस बल्की होगा। लेस बल्की अगर ज़्यादा बल्की ग्रुप है वहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस होगा। इसका मतलब है कि ये जाकर के स्टेरिक हिंड्रेंस जहाँ पर ज़्यादा होगा वहाँ पर ये अच्छे से बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा। तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखना है। अनसिमेट्रिकल ईथर्स में आपको उस साइड से ब्रेकिंग करना है जहाँ पर लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं। ठीक है भाई, तो अब क्या हो जाएगा भाई यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव इसको अट्रैक्ट करेगा तो ये बन जाएगा आपका C2H5 और O हो गया भाई और ये एल्कोहल हो गया और यहाँ पर या I यहाँ पर CH3 से कंबाइन हो जाएगा। तो इस तरह से आप रिएक्शन कंप्लीट कर सकते हैं। अच्छा भाई अब इसके बाद में इन रिएक्शंस की मैकेनिज्म आप समझना चाहें बेसिकली ये रिएक्शंस कैसे जाती है तो चलिए यहाँ पर मैं ले लेता हूँ आपका CH3 हो गया, O हो गया, ठीक है, अनसिमेट्रिकल ईथर ले लेता हूँ, ये C2H5 हो गया। अब ध्यान दीजिए भाई ये रिएक्ट करता है किसके साथ में HI के साथ में। अब ध्यान दीजिए होता क्या है बेसिकली ये I दिया हुआ है I होता क्या है बेसिकली ये जो I दिया हुआ है तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन जब डेंसिटी जब पुल करेगा तो यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज रहेगा। ठीक है, इसके पास में इस ऑक्सीजन के पास में क्या है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नेचुरली आकर के इस हाइड्रोजन को सप्लाई करेगा। तो एज रिजल्ट यहाँ पर ये जो आयोडीन दिया हुआ है I दिया हुआ है तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन नेचुरली को पुल कर लेगा। ठीक है भाई, अब इसके बाद में होता क्या है, अब देखिए भाई ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच हो जाएगा तो ये हो गया CH3 और ये O लोन पेयर हो गया हाइड्रोजन हो गया। सिंस इसने एक लोन पेयर दिया हुआ है तो इसके ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर हो गया आपका C2H5 हो गया, फिर इसके बाद में यहाँ पर I माइनस हो गया। ठीक है भाई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेचुरली पुल कर लिया। अब इसके बाद में होता क्या है इसमें अगर आप देखें तो ऑक्सीजन के पास में लगा हुआ है पॉजिटिव चार्ज, मतलब हाईली अनस्टेबल। नेगेटिव चार्ज में स्टेबल होता है, पॉजिटिव चार्ज में हाईली अनस्टेबल होता है। या इन अदर पार्ट कंसीडर करना चाहें तो ऑक्सीजन कितने बॉन्ड फॉर्म कर रहा है 3 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। ये बेसिकली कितने बॉन्ड फॉर्म कर सकता है 2 बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। तो इसके बाद में ऑक्सीजन अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन नेचुरली को पुल करेगा। ये इलेक्ट्रॉन लेस बल्कि ग्रुप को हटाना प्रेफर करेगा लेस, क्योंकि इसमें से स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा। I माइनस होता है उस ग्रुप को अटैच होता है जिसमें से स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है। तो अब देखिए इलेक्ट्रॉन नेचुरली पुल कर लेगा तो होगा क्या बेसिकली जब इलेक्ट्रॉन नेचुरली पुल करेगा तो यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। अब देखिए भाई ये हो गया आपका C2H5 और O हो गया ये H हो गया। अब इसके बाद में ये जो I माइनस है और ये CH3 प्लस है तो ये इसमें किस में कन्वर्ट हो गया CH3I। इस तरह से आपको रिएक्शन कंप्लीट करना है। तो इसका मैकेनिज्म पार्ट भी बहुत ही ईजी है, आसानी से आप समझ सकते हैं। ऐसी रिएक्शन में अगर आपने एक्सेस में लिया तो ध्यान दीजिए अल्कोहल जो बनेगा तो अल्कोहल से फर्दर HI रिएक्ट करेगा और एल्काइल हैलाइड बनाएगा। और अगर आपने लिमिटेड क्वांटिटी लिया तो अल्कोहल बनेगा, मतलब HI फर्दर इसके साथ में रिएक्ट नहीं करेगा। इसमें से आपको एक चीज इंपॉर्टेंट जो पॉइंट दिमाग में रखना है कि जो I होता है या जो हाइड्रोजन आयंस होते हैं वो हमेशा लेस बल्कि ग्रुप जो लेस बल्कि ग्रुप एल्काइल ग्रुप होता है उसी को अटैक करते हैं क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस को अवॉइड करना चाहते हैं। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए बेसिकली ये हमेशा लेस बल्कि ग्रुप के साथ में ही अटैच होते हैं। चलिए इसके बाद में और भी रिएक्शन इसी से रिलेटेड हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अब इसके बाद में हम लोग ईथर ले लेते हैं जिसमें से आपका सेकेंडरी या टर्सरी एल्काइल हाइलाइट प्रेजेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल हम इसी फर्स्ट रिएक्शन को कंटिन्यू किए हुए हैं। अब देखिए भाई यहाँ पर अगर मैंने ले लिया CH3, ठीक है, और ये हो गया CH3 और यहाँ पर हो गया CH, ये O हो गया और यहाँ पर हो गया आपका CH3, ठीक है। इसकी रिएक्शन हम कराते हैं HI के साथ में। अब ध्यान दीजिए भाई बेसिकली इसकी ब्रेकिंग करते हैं। ये हो गया पार्शियल पॉजिटिव, ये हो गया पार्शियल नेगेटिव हो गया, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड है तो H प्लस आयन देगा तो ऑब्वियसली वी गॉट इट H पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। अब देखिए भाई यहाँ पर मुझे इसकी ब्रेकिंग यहाँ से करनी चाहिए कि यहाँ से करनी चाहिए। ये अनसिमेट्रिकल ईथर है तो बेसिकली हम लोगों ने सीखा हुआ है कि जो आपका I माइनस है यहाँ से जो I माइनस होता है तो बेसिकली हमेशा लेस बल्कि ग्रुप को ही जाता है अट्रैक्ट करता है क्योंकि वहाँ पर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है क्योंकि वहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है। तो बेसिकली इस बॉन्ड को आप ब्रेक करेंगे तो जब इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा। आप चलिए अटैच कर देते हैं।
ये हो गया आपका बेसिकली CH3 और ये हो गया CH3 और यहाँ से आपको मिल जाएगा CH, ये हो जाएगा OH। अब इसके बाद में ये CH3I बन जाएगा। इस तरह से आप रिएक्शन को आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। अच्छा भाई, अगर मैंने टर्सरी एल्काइल ग्रुप लेना है, जैसे यहाँ पर ले लिया मैंने CH3, ठीक है, ये हो गया CH3 और यहाँ पर हो गया CH3, ठीक है भाई, यहाँ पर C हो गया। अब इसके बाद में ये हो गया आपका CH3, ठीक है। इसके साथ में हम HI की रिएक्शन कराते हैं। आप ध्यान दीजिए भाई, इसमें ये बहुत क्लियर है कि इस पार्ट को आप ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव डेवलप हो जाएगा। आप ध्यान दीजिए, इसमें से खासतौर से जो चीज़ हम लोगों ने सीखा हुआ है कि I- लेस बल्कि ग्रुप को जाएगा अटैक करने और आसानी से बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। परंतु यहाँ पे अगर आप एक चीज़ ध्यान दें तो अगर इस बॉन्ड को ना ब्रेक करने के बजाय आप इस बॉन्ड का ब्रेकिंग करते हैं तो यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव डेवलप होगा और यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव डेवलप होगा, ठीक है भाई। और ये कैसा कार्बोकैटायन बनेगा भाई? ये टर्सरी कार्बोकैटायन बनेगा, मतलब बहुत ही हाईली स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा। कार्बोकैटायन के केस में हम लोगों ने सीखा है टर्सरी कार्बोकैटायन इज हाईली स्टेबल देन सेकेंडरी देन प्राइमरी, ये ट्रेंड रहता है। मतलब है कि बेसिकली अगर आप ब्रेकिंग यहाँ से करेंगे तो बहुत ही स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा और इससे बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो मेजर होगा। तो यही रीजन है, जब आपका टर्सरी कार्बोकैटायन बनने के चांसेस हैं तो वहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस का कॉन्सेप्ट ना यूज करके यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन का फैक्टर कंसीडर करना है, फिर इसके बाद में आपको प्रोडक्ट बनाना है। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, ये CH3 हो गया और ये CH3 हो गया, ये CH3 हो गया, ठीक है, ये C। अब देखिए इस पॉजिटिव से ये नेगेटिव अटैच होगा तो ये हो गया भाई। अब इसके बाद में क्या हो गया, ये नेगेटिव से AC हाइड्रोजन आ जाएगा तो ये हो जाएगा आपका CH3 और O ये हो जाता है आपका H हो जाता है। तो ये चीज़ आप दिमाग में रखें, बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है। यहाँ से बेसिकली अगर टर्सरी कार्बोकैटायन बन रहा है तो वहाँ पर सिचुएशन चेंज हो जाती है, आपको स्टेरिक हिंड्रेंस का कॉन्सेप्ट नहीं यूज करना है। चलिए इसके बाद में अगर मैं एरोमेटिक कंपाउंड ले लेता हूँ, जैसे यहाँ पर हो गया, ठीक है भाई, ये बेंजीन रिंग लगा देता हूँ, ठीक है भाई, बेंजीन रिंग डबल बॉन्ड और ये हो गया आपका CH3। इसकी रिएक्शन में HI के साथ में कराता हूँ, HI के साथ में। तो होता क्या है बेसिकली, अब इसलिए इसकी ब्रेकिंग हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है तो ये पार्शियल पॉजिटिव और ये पार्शियल नेगेटिव होता है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि मुझे ये बॉन्ड ब्रेक करना है कि ये बॉन्ड ब्रेक करना है। अब देखिए भाई, यहाँ पर 1 कार्बन है, इस साइड कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। मतलब क्या मैं कंसीडर कर सकता हूँ स्टेरिक हिंड्रेंस? हाँ, अनदर पार्ट आप कंसीडर करें बेसिकली। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये डबल, ये लोन पेयर दिया हुआ है, यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर। तो हम लोगों ने सीखा हुआ है कि कभी भी अगर आपका डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज दिया है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज दिया है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर दिया है तो वहाँ पर होता है रेजोनेंस। तो बेसिकली ये आपका लोन पेयर है तो रेजोनेंस में चला जाएगा, ये पार्ट आपका पूरा रेजोनेंस में चला जाएगा। तो जब ये रेजोनेंस में जाएगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो यहाँ पर एक पार्शियल डबल बॉन्ड डेवलप हो जाएगा। पार्शियल डबल बॉन्ड डेवलप होने की वजह से इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगी इन कंपैरिजन टू दिस वन। मतलब है कि इस बॉन्ड को आप आसानी से ब्रेक कर सकते हैं, इस बॉन्ड को आप ब्रेक नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट लग जाता है। अब देखिए भाई होता क्या है, ये पार्ट क्लियर हो गया, मुझे यहाँ से ब्रेक करना है तो यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा। चलिए रिएक्शन को कंप्लीट कर देते हैं। ये होता है CH3 पॉजिटिव, I आ जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा CH3I। अब इसके बाद में ये H O के पास में जाएगा तो ये बन जाता है आपका फिनॉल। तो इस तरह से आप रिएक्शन को आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है भाई, ये पार्ट हो गया। चलिए इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में बात करते हैं PCl5 के साथ में ईथर की रिएक्शन। हम सेकेंड रिएक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर अगर मैं ले लेता हूँ डाई मिथाइल ईथर, ये हो गया भाई डाई मिथाइल ईथर, इसकी रिएक्शन आप कराएंगे PCl5 के साथ में। होता क्या है बेसिकली, ये रिएक्शन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जहाँ से आपका कार्बन ऑक्सीजन के बीच में क्लीवेज होता है। तो ठीक है, आपको ये क्लीवेज करना है भाई, ये कार्बन ऑक्सीजन के बीच में क्लीवेज करना है। यहाँ पे अगर आप देखें तो केमिकल बॉन्डिंग में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि PCl5 में बेसिकली 2 Cl जो एक्सियल पोजीशन में होते हैं उनकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होने की वजह से वहाँ से ब्रेकिंग हो जाता है। तो मतलब है कि यहाँ पर 2 रिएक्टिव Cl प्रेजेंट है, तो एक Cl इससे कंबाइन हो जाएगा और दूसरा Cl इससे कंबाइन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके 2 एल्काइल हैलाइड बन जाएंगे, ठीक है भाई। अब ये ऑक्सीजन बचा हुआ है, ये ऑक्सीजन इस PCl3 से कंबाइन हो जाएगा तो ये POCl3 बन जाएगा, फास्फोरस ऑक्सी क्लोराइड हो जाता है भाई। अब इस तरह से रिएक्शन कंप्लीट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे डाई इथाइल ईथर ले लेता हूँ इसी पैटर्न में, जैसे आपका हो गया C2H5, ये O हो गया, यहाँ से C2H5 ले लिया भाई, यहाँ पे PCl5 के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो उसी पैटर्न में इस रिएक्शन को भी कंप्लीट करना है, ठीक है भाई। यहाँ पे एक Cl लगेगा, यहाँ पर भी एक Cl लगेगा तो ये हो जाएगा आपका C2H5 Cl2 हो गया और यहाँ से आपको POCl3 मिल गया।
अगर यहाँ पे आपने अनसिमेट्रिकल ईथर ले लिया, जैसे आपका CH3 ले लिया, ठीक है, और ये हो जाता है C2H5, इथाइल मिथाइल ईथर हो गया भाई। PCl5 के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो बॉन्ड ये ब्रेकिंग करिए, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ये ब्रेक करिए, तो यहाँ पे एक Cl लगेगा तो CH3Cl बन जाएगा, CH3Cl। अब इसके बाद में यहाँ पर एक Cl बनेगा लगेगा तो इसके हो जाएगा C2H5Cl हो गया, और ये ऑक्सीजन इस PCl3 से कंबाइन होकर के POCl3 में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से इसकी रिएक्शन आप आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं, बहुत ही ईजी रिएक्शन है। चलिए इसके बाद में हम लोग थर्ड रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं। थर्ड रिएक्शंस में बेसिकली होता क्या है, ये होते हैं एसिड डेरिवेटिव्स। ये एसाइल क्लोराइड होता है, ये एसिड एनहाइड्राइड होता है। सबसे पहले हम एसाइल क्लोराइड के साथ में रिएक्शन करा लेते हैं। चलिए यहाँ पर मैं ईथर ले लेता हूँ, जैसे आपका CH3 और O हो गया और यहाँ पर CH3 हो गया, ठीक है भाई। एसाइल क्लोराइड के साथ में रिएक्शन कराएं तो जैसे एसाइल क्लोराइड, चलिए यहाँ पर लिख लिया, ये हो गया भाई। अब इसके बाद में यहाँ पर जो रिजेंट लेना है, यहाँ पर एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड ले लें, हीटिंग करेंगे, चाहे आप एल्युमिनियम क्लोराइड ले लें, एल्युमिनियम क्लोराइड, ठीक है, एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड, इनके प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। अब देखिए होता क्या है बेसिकली, हम लोग इन रिएक्शंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जिसमें से कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड में बीच में बॉन्ड ब्रेकिंग होगा, तो ये पार्ट कार्बन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड ब्रेकिंग होगा। और हम लोगों ने बेसिकली एसिड के डेरिवेटिव्स की जो रिएक्शंस पढ़ी थी तो उसमें से हम लोगों ने ये सीखा हुआ था कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड होता है वो ब्रेक होता है, तो ये पार्ट ये ब्रेक करके आप इतना पोर्शन निकाल देंगे। अब देखिए CH3Cl निकल गया, ये ऑक्सीजन इस CO से कंबाइन हो जाएगा तो क्या बना देगा भाई, ये CH3 हो गया, ये O हो गया, ये COO हो गया और ये CH3 हो गया। यहाँ से आपका CH3Cl सेपरेट हो जाता है, तो लीजिए आपका एस्टर बन गया, इसको मिथाइल एसीटेट बोलते हैं, ठीक है, एल्काइल हैलाइड मिल गया उधर। अब इसके बाद में चाहे यहाँ पर आप ले लेंगे चाहे डाई मिथाइल ईथर तो हो गया, डाई इथाइल ईथर ले लेंगे तो आसानी से रिएक्शन कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए अगर इसके बाद में मैं एसिड एनहाइड्राइड ले लेता हूँ, जैसे यहाँ पर हो गया CH3, ठीक है, O, और यहाँ पर हो गया CH3, ठीक है, और ये जो एसिड एनहाइड्राइड होता है इसका फार्मूला क्या होता है, CH3CO, ये O हो गया और ये COO, ये होता है CH3, ठीक है भाई। तो इसमें से ये बॉन्ड ब्रेक करना है और ये पोर्शन आपको कार्बन ऑक्सीजन के बीच में भी यहाँ पर भी बॉन्ड ब्रेकिंग होता है, तो ये पोर्शन निकाल देंगे। अब देखिए CH3O COO CH3 ये बन गया भाई, ये डैश लगा दिया, मतलब यही रिजेंट आपको यहाँ पे यूज करना है। ये हो गया CH3O, अब इसके बाद में क्या हो जाएगा आपका COO और यहाँ से हो जाता है CH3। अब इसके बाद में ये पार्ट कौन सा मिलने वाला है, ये भी आपका एस्टर ही मिल गया CH3 और ये COO और ये हो गया O और यहाँ पर हो जाता है CH3। तो इस तरह से बेसिकली रिएक्शंस को कंप्लीट कर सकते हैं। ये होता है मिथाइल एसीटेट, ये भी आपका मिल गया मिथाइल एसीटेट। अगर यहाँ पे ले लेते हैं C2H5 O हो गया और यहाँ पर क्या हो गया भाई, यहाँ पे अगर आपने ले लिया हुआ है CH3, ठीक है, मिथाइल इथाइल ईथर ले लिया भाई। इसके बाद में एसिड एनहाइड्राइड के साथ में रिएक्शन कराते हैं, ठीक है भाई, ये हो गया, ठीक है, O हो गया और ये आपका COO हो जाएगा, ये CH3 हो गया, ठीक है भाई। अब ये हो गया आपका लेस बल्कि ग्रुप से आप ब्रेकिंग करेंगे तो ये पार्ट आपने निकालना है, ये पार्ट आपने निकाल दिया। इसके बाद में रिजेंट से चाहे जिंक क्लोराइड ले लें चाहे एल्युमिनियम क्लोराइड ले लेंगे, ये यहाँ से आपको एस्टर मिल गया। चलिए मैं लिख देता हूँ CH3COO और ये O होता है, ये CH3 हो गया। अब इसके बाद में ये C2H5O और COO CH3, तो इसको आप करेक्ट फॉर्मेट में लिख सकते हैं COO और ये O और यहाँ से हो जाता है C2H5। तो एक मिल जाता है मिथाइल एसीटेट और दूसरा मिल जाता है एथाइल एसीटेट। मतलब है कि जो प्रोडक्ट यहाँ से मिलने वाले हैं वो आपको एस्टर ही मिलेंगे, एस्टर का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ से बेसिकली आप चाहे सिमेट्रिकल चाहे अनसिमेट्रिकल ईथर ले लें, यहाँ से आपको मिल जाएगा एस्टर। चलिए इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। अब इसके बाद में हम लोग फोर्थ रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में रिएक्शन कराते हैं। आप ध्यान दीजिए भाई, ये रिएक्शंस बहुत ही इंटरेस्टिंग रिएक्शन है और इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। खासतौर से इसको हम बोल सकते हैं कार्बोनिलेशन रिएक्शन। आप देखिए भाई, यहाँ पे अगर मैं ले लेता हूँ डाई मिथाइल ईथर CH3O हो गया भाई, यहाँ पर CH3 ले लिया और यहाँ पर आपने CO ग्रुप ले लिया, ये कार्बोनिलेशन रिएक्शन। मतलब ये कार्बोनिल ग्रुप जो होता है आकर के यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो जाता है। अब इसकी रिएक्शन बेसिकली एक लुईस एसिड के प्रेजेंस में टेम्परेचर आपको मेंटेन करना है 150 डिग्री C और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा 500 ATM रहता है, ठीक है भाई, ये हो गया। अब देखिए इसकी रिएक्शंस को कंप्लीट करने के लिए, सिंस ये कार्बोनिलेशन रिएक्शन है, तो बेसिकली ये जो CO ग्रुप होता है तो ये कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में इंट्रोड्यूस हो जाता है।
ये कार्बन ऑक्सीजन के बीच में इंट्रोड्यूस हो जाता है। तो अब देखिए भाई प्रोडक्ट कैसे बनेगा, यहाँ पर हो जाएगा CH3। अब ठीक है, अब देखिए COO आकर के इंट्रोड्यूस हो जाता है भाई, ये हो गया। अब ये ऑक्सीजन आप लगा लीजिए, ऑक्सीजन, और ये हो गया आपका CH3। ध्यान दीजिए भाई, इस कार्बन ऑक्सीजन के बीच में ये CO, ये जो आपका COO दिया हुआ ये पार्ट आकर के लग जाता है, ये पोर्शन आपका लग जाता है। ठीक है, ये इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। अब देखिए क्या बन गया, एस्टर बन गया। तो बेसिकली जब आप कार्बोनिलेशन करेंगे ईथर का तो यहाँ से आपको एस्टर मिलेगा। कैसे, मिथाइल एसीटेट मिल जाता है। अगर आपने यहाँ पर लिया हुआ C2H5, ठीक है भाई, वो ले लिया यहाँ पर, और यहाँ पर ले लिया आपने C2H5, ठीक है भाई। अब इसके बाद में CO के साथ में रिएक्शन कराते हैं, यहाँ पर BF3 डाल दिया। टेम्परेचर आपको मेंटेन करना है 150 डिग्री C, और ये 500 ATM हो गया। तो अब होता क्या है, CO ग्रुप इस कार्बन ऑक्सीजन के बीच में इंट्रोड्यूस हो जाएगा, तो C2H5 हो जाएगा, और ये COO हो गया, और ये O हो गया, और यहाँ से आपको C2H5 मिल जाता है। तो ये भी आपको एस्टर मिल जाता है। मतलब है कि इस रिएक्शन में आपको एस्टर ही मिलना है। चलिए इसके बाद में हम डिहाइड्रेशन रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं, जो आपकी 5th रिएक्शन है। अगर मैं 5th रिएक्शन में, जिसका डिहाइड्रेशन का मतलब क्या है कि अगर वाटर बनने के चांसेस हैं किसी भी कंपाउंड में, तो उसे वाटर को बेसिकली आसानी से एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज करके निकाल दिया जाता है। चलिए जैसे यहाँ पर ले लिया मैंने C2H5, अब वो हो गया, और ये हो गया आपका C2H5 हो गया भाई। ठीक है, अब यहाँ पर एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट डाल दिया Al2O3, और यहाँ पर मेंटेन करना है आपको 300 डिग्री C। काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर में तो वाटर आसानी से रिमूव किया जा सकता है। अब देखिए भाई वाटर के बारे में अगर आप ध्यान दें, तो अगर मैं एक हाइड्रोजन यहाँ से ले लेता हूँ और एक हाइड्रोजन यहाँ से, और ऑक्सीजन ले लिया, तो एक हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन H2 मिल गया। चलिए मैं H2 को हटा देता हूँ, ये H2 मैंने हटा दिया। ठीक है भाई, ये लिक्विड वाटर आपने सेपरेट कर दिया। अब देखिए भाई, एक हाइड्रोजन यहाँ से हटा है तो क्या हो गया, C2H2। यहाँ से भी एक हाइड्रोजन होता है तो क्या कन्वर्ट हो गया, C2H2। मतलब C2H2 क्या बन जाएगा भाई, ये हो जाएगा C4, और ये क्या हो जाएगा, ये H4 मिल जाएगा। ठीक है, नो सॉरी, C2H4 मिलेगा, C2H4, तो ये 8 होने वाला है, सॉरी ये 8 हो गया, C4, ये मतलब ये एल्कीन बन गया, एल्कीन का फॉर्मेशन हो गया। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 2CH, ठीक है, 2CH2, और ये डबल बॉन्ड यह हो गया CH2। ठीक है भाई, इस तरह से रिएक्शन को आप आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये आपका एल्कीन का फॉर्मेशन होता है जब आप डिहाइड्रेशन करेंगे, किसका, ईथर का करेंगे। तो इस तरह से रिएक्शंस को आप आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं, दैट इज 6th रिएक्शन विथ लिथियम एल्कली के साथ में। चलिए ठीक है भाई, ये रिएक्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। अब देखिए इसमें होता क्या है बेसिकली। चलिए अगर मैंने यहाँ पे ले लिया C2H5, या ऐसे कर लेता हूँ CH3, और ये हो गया CH2, और ये हो गया, ठीक है भाई, और ये हो गया CH2, ये हो गया CH3। ठीक है भाई, अब देखिए भाई यहाँ पे ले लिया मैंने CH3, और ये हो गया लिथियम। ठीक है, तो ये तो बहुत क्लियर है कि इसकी ब्रेकिंग यहाँ से होगी, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है, जैसे ग्रिग्नार्ड एजेंट हो गया, ठीक है, RMgX, उसी पैटर्न में इसकी ब्रेकिंग हो जाती है। अब देखिए भाई ध्यान दीजिए, खासतौर से यहाँ पे अगर आप ध्यान दें बहुत ही केयरफुली, तो यहाँ पर लोन पेयर दिया है। अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता है, यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड आ जाता है, तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर मतलब रेजोनेंस में चला जाएगा। तो स्टेबिलिटी जोन में पाने के लिए यहाँ पर जो हाइड्रोजन लगा है, हाइड्रोजन हटा करके ये एक्टिव हाइड्रोजन के रूप में काम करेगा, एक्टिव नहीं, एसिडिक हाइड्रोजन के रूप में। क्योंकि अगर आप यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा। ये नेगेटिव चार्ज अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रेसी उतरती है तो बेसिकली डबल बॉन्ड आ जाएगा, इस डबल बॉन्ड की वजह से रेजोनेंस के पार्ट में चला जाएगा। अब देखिए होता क्या है बेसिकली, यहाँ पे इसको मैं एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐसे शो करता हूँ। ठीक है भाई, अगर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे जाती है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे आ जाती है तो डबल बॉन्ड चला गया। इसके बाद में जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर जाती है तो रिपल्सन की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बेसिकली ये पुल कर लेता है। ऐसे हो गया भाई। अब देखिए, अब यहाँ पे जब ये इलेक्ट्रॉन से इधर जाती है तो ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, मतलब कि इसके पास में पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। अब ये पॉजिटिव चार्ज किसके पास में जाएगा, ये CH3 माइनस है। चलिए इस रिएक्शन को कंप्लीट कर लेते हैं। ये CH4 में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, CH3S CH4 में कन्वर्ट हो गया। अब देखिए जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर आती है तो डबल बॉन्ड हो गया, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 हो गया भाई, ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद में ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल करेगा तो इसके पास में पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया ऑक्सीजन के पास में, यहाँ पर लिथियम के पास में पॉजिटिव चार्ज, ये दोनों अटैच हो जाएंगे। तो बेसिकली यहाँ पर हो जाता है आपका CH3, ये CH2 और ये O हो गया और ये होता है लिथियम। तो इस तरह से इस रिएक्शंस को आपको कंप्लीट करना है। ये रिएक्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग रिएक्शन है। हाँ ध्यान दीजिए, इसमें से आपको बेसिकली सैचुरेटेड एज वेल एज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मिलते हैं।
यहाँ से जब डिहाइड्रेशन करेंगे तो आपका अनसैचुरेटेड एल्कीन मिल जाता है, और ये पार्ट तो आप लोगों ने किया हुआ है, यहाँ से आपको एस्टर मिलता है। चलिए इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। अब इसके बाद में हम लोग 7th रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे। ये हो गया 7th रिएक्शन, ठीक है, हाइड्रोलाइसिस। ये हाइड्रोलाइसिस आपका हाइड्रोजन एसिड की तरह रिएक्शन से जाती है। अब देखिए भाई, यहाँ पे अगर आप ले लेंगे जैसे डाईमिथाइल ईथर ले लिया भाई, ठीक है, और ये हो गया आपका सिमेट्रिकल ईथर। अब इसकी रिएक्शन कराते हैं किसके प्रेजेंस में, H2O के प्रेजेंस में। तो होता क्या, H2O क्या देगा भाई आपका, ये H+ आयन देगा और यहाँ से आपका OH- आयन देगा। अब ध्यान दीजिए भाई, ये सिंस ये सिमेट्रिकल ईथर दिया है तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड चाहे आप यहाँ से ब्रेक कर दें चाहे यहाँ से ब्रेक कर दें, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा। चलिए अट्रैक्शन शुरू हो जाएगा, यहाँ से H+ इसको जाएगा तो लीजिए आपका एल्कोहल बन गया CH3 और ये OH हो गया भाई, ठीक है। इसके बाद में ये CH3 और OH हो जाएगा। चलिए 2 मोल्स ऑफ एल्कोहल आपके मिल जाते हैं। इस तरह से रिएक्शन कंप्लीट कर लेते हैं। अगर आपका अनसिमेट्रिकल दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर ले लिया CH3O और यहाँ पर आपका C2H5 हो गया, ठीक है भाई। यहाँ पे आपने H2O लिया हुआ है तो क्या हो जाएगा, ये H+ हो जाएगा, ये आपका OH- आयन होगा। अब देखिए भाई, यहाँ पे जैसे हैलोजन एसिड के केस में हम लोगों ने कंसीडर किया था कि जो I- होता है, जो हैलोजन आयंस होता है, हमेशा लेस बल्की ग्रुप को जाता है स्टेरिक हिंड्रेंस को अवॉइड करने के लिए। तो इन द सिमिलर पैटर्न आपको उस साइड से कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक करना है जहाँ पर लेस स्टेरिक हिंड्रेंस का ग्रुप मिले। तो देखिए यहाँ पर ज़्यादा कार्बन है, यहाँ पर लेस कार्बन है, तो आपको ब्रेक करना है यहाँ से, तो पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ से पार्शियल नेगेटिव हो जाएगा। चलिए अटैच कर देते हैं। अब इसके बाद में हो क्या गया भाई, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये क्या बन जाएगा आपका CH3, ये OH हो गया, ठीक है। और यहाँ से ये H+ आयन इसको जाएगा तो हो जाएगा C2H5 और ये हो जाता है H। इस तरह से रिएक्शन आपको कंप्लीट करना है। चलिए इसके बाद में अगर मैं कंपाउंड ले लेता हूँ बेसिकली कुछ ऐसा, ठीक है, यहाँ पर हो गया भाई, और यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, ये हो गया आपका CH3 और ये CH3 और ये हो गया CH3, ठीक है भाई, ये पार्ट हो गया। यहाँ पे हम करते हैं हाइड्रोलाइसिस H2O, मतलब यहाँ पर देने वाला है H+, यहाँ पे हो जाएगा आपका OH- आयन। अब ध्यान दीजिए भाई, खास तौर से अगर आप ध्यान दें तो मुझे इस बॉन्ड को ब्रेक करना चाहिए कि इस बॉन्ड को ब्रेक करना चाहिए। ध्यान दीजिए, अगर मैं इस बॉन्ड को ब्रेक करता हूँ तो पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पाएगा, मतलब ये कि टर्सरी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा। जब टर्सरी कार्बोकैटायन मतलब स्टेबल हो जाएगा और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और ये नेगेटिव चार्ज आने की वजह से ये फिनॉक्साइड आयन में तब्दील हो जाएगा। फिनॉक्साइड आयन ज़्यादा स्टेबल होता है, बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होता है। तो बेसिकली ये पार्ट आपका रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज होगा, क्योंकि लोन पेयर दिया है ना भाई, लोन पेयर इस डबल, ये बेसिकली डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, तो रेजोनेंस में चला जाएगा। और यहाँ पर तो ये बहुत ही प्रेफरेबल पोजीशन है, यहाँ से आपको ब्रेक करना है। तो बेसिकली यहाँ पर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हो गया। यहाँ से भी कभी भी आप ब्रेक करने की नहीं सोचेंगे, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड इमीडिएटली पॉजिटिव चार्ज आएगा, मतलब हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। चलिए प्रोडक्ट बना लेते हैं। अब यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, ये आपका बेंजीन रिंग, चलिए बना दिया भाई। इसके बाद में क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीजन दिया और यहाँ से आपका हाइड्रोजन H+ अटैच हो गया, और दूसरा पार्ट हो गया बेसिकली हो गया आपका टर्सरी अल्कोहल, CH3 हो गया, ये CH3 हो गया, ठीक है भाई, और ये हो गया C, और यहाँ से आपका OH आ जाता है। तो इस तरह से रिएक्शंस को आप आसानी से कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे अगर मैं और भी ले लेता हूँ, यहाँ पर हो गया, ठीक है, O हो गया, यहाँ पे CH3 ले लिया, ठीक है, और इसके बाद में यहाँ पे हम D2O के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो ये D+ हो जाएगा और यहाँ पर OD- हो जाएगा। तो बॉन्ड ब्रेकिंग आपको यहाँ से करना है, क्योंकि अगर यहाँ पर बेसिकली इसके पास में लोन पेयर है तो ये फिनॉक्साइड आयन डेवलप होगा, ये बहुत ही ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा रेजोनेंस की वजह से। तो बेसिकली स्टेबल फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इस बॉन्ड ब्रेकिंग के बारे में आप सोचेंगे नहीं, करेंगे नहीं, क्योंकि बहुत ही अनस्टेबल स्पीसीज मिलेगी। अब इसके बाद में होता क्या भाई, ये प्लस है, ये माइनस है, अट्रैक्शन शुरू हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, CH3, ये OD हो जाएगा। अब इसके बाद में ये आपका क्या हो जाएगा, ये भाई O और यहाँ से D हो जाता है, लोन पेयर रख दिया। तो इस तरह से बेसिकली इस रिएक्शंस को आप आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक फैक्टर जो दिमाग में रखना है कि एक स्टेरिक हिंड्रेंस का कॉन्सेप्ट यूज करना और एक दूसरा पार्ट स्टेबल कार्बोकैटायन के बारे में भी कंसीडर करना है। तो स्टेबल कार्बोकैटायन ज़्यादा जहाँ पर आता है तो वहाँ पर आपको स्टेरिक हिंड्रेंस का कॉन्सेप्ट इग्नोर करना है। चलिए इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में बात कर लेते हैं।
अब इसके बाद में कार्बन ऑक्सीजन क्लीवेज से रिलेटेड जो आपकी लास्ट रिएक्शन है दैट इज विद कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 के साथ में। ये भी रिएक्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग रिएक्शन है और इजी रिएक्शन है। अब देखिए ये कौन सी 8th रिएक्शन है, चलिए भाई यहाँ पर लिख देता हूँ, हम लोग 8th रिएक्शन डिस्कस कर रहे हैं। चलिए यहाँ पर मैंने ले लिया C2H5 और ये O हो गया और ये हो गया C2H5, डाई इथाइल ईथर ले लिया भाई। इसकी रिएक्शन कराते हैं आप H2SO4 के साथ में, तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा किस में, H प्लस, और ये आपका HSO4 माइनस में कन्वर्ट हो गया भाई। ठीक है, सिंस ये सिमेट्रिकल है तो चाहे आप कार्बन ऑक्सीजन इस साइड से ब्रेक कर दें चाहे आप इस साइड से ब्रेक कर दें। चलिए मैंने यहाँ से ब्रेक कर दिया, ठीक है भाई। तो ये पार्शियल नेगेटिव हो जाता है, ये पार्शियल पॉजिटिव हो जाता है। चलिए रिएक्शन कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है भाई। ये माइनस से H प्लस कंबाइन होगा तो बनने वाला सब्सटेंस चलिए आपको मिल जाएगा एल्कोहल, C2H5OH हो गया। अब इसके बाद में C2H5 से ये HSO4 कंबाइन हो जाएगा, C2H5 और HSO4 हो जाता है, ये हो गया। अगर आपने एक्सेस में लिया है, अगर एसिड आपने कॉन्सनट्रेट H2SO4 अगर आपने एक्सेस में लिया है, मतलब है कि बनने वाले अल्कोहल से फर्दर रिएक्ट करेगा। जैसे हम लोगों ने हैलोजन एसिड के केस में सीखा हुआ था कि अगर आपने HI या HCl या HBr एक्सेस में लिया है तो बनने वाले अल्कोहल के साथ में फर्दर रिएक्ट करता है। तो चलिए उस रिएक्शन को भी कंप्लीट कर लेते हैं। मान लिया जाए कि इसकी क्वांटिटी हम लोगों ने ली हुई थी एक्सेस में, ठीक है भाई। लिमिटेड क्वांटिटी या कैलकुलेटेड क्वांटिटी ली है तो रिएक्शन यहीं पर पोस्टपोन हो जाएगी। अगर एक्सेस में तो होता क्या है कि चलिए यहाँ पर C2H5 ले लिया भाई, ये OH हो गया। अब इसके बाद में क्या होता है, H2SO4 फर्दर रिएक्ट करेगा तो ये आपका रिलीज करेगा H प्लस आयन, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और ये स्प्लिट होगा आपका HSO4 माइनस में। अब देखिए भाई, ये होता है आपका OH, ये होता है आपका H, क्योंकि ये माइनस ये प्लस हो जाएगा तो ये आपका H2 निकल गया, ठीक है। ये H2 आपने सेपरेट कर दिया, ये हो गया भाई। अब इसके बाद में होता क्या है, ये C2H5 किससे कंबाइन होगा भाई, HSO4 से कंबाइन होगा, क्योंकि इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। तो C2H5 ये HSO4 हो गया भाई। इस तरह से रिएक्शन होती है। चलिए इस रिएक्शन को अगर ओवरऑल रिएक्शंस के बारे में देखें कि ओवरऑल रिएक्शंस क्या होती है, तो अब देखिए भाई, C2H5 OH आपका एल्कोहल दोनों साइड दिया तो कैंसिल कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर हो गया डाई इथाइल ईथर C2H5O C2H5, ठीक है भाई। यहाँ पर 2HSO4 हो जाता है आपका 2H2SO4, ठीक है भाई। इस साइड क्या हो गया आपको C2H5 HSO4 ये भी दिया हुआ है तो यहाँ से 2C2H5 HSO4 मिल गया और H2 भी बचा हुआ है, चलिए H2 भी लिख दिया। तो ओवरऑल रिएक्शन बेसिकली ये होती है कब, जब आपने H2SO4 एक्सेस में ईथर के साथ में लिया हुआ है। मतलब है कि जब अल्कोहल मिलेगा तो फिर से अल्कोहल के साथ में रिएक्शन करके ये हो जाता है। दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा ओवरऑल नेट रिएक्शन। अच्छा, यहाँ पे अगर आप ईथर में सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड या टर्सरी एल्काइल हैलाइड लिया हुआ है तो वहाँ पर ध्यान दीजिए एलिमिनेशन रिएक्शन होता है और वहाँ पर आपका बनने वाला प्रोडक्ट क्या होता है, एल्कीन होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनता है। तो यहाँ पे अगर आपने सेकेंडरी या टर्सरी एल्काइल ग्रुप लिया हुआ है, एल्काइल ग्रुप अगर ईथर में लिया हुआ है, ईथर में लिया तो आपका एल्कीन का फॉर्मेशन होता है, एल्कीन का अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन होता है। जैसे यहाँ पे अगर मैंने लिया CH3 और ये हो गया CH3 और यहाँ पर हो गया आपका क्या होता है CH3 कर लिया भाई और ये हो गया OCH3, ठीक है। टर्सरी बेसिकली टर्सरी एल्काइल हैलाइड लिया हुआ भाई। यहाँ पे अगर आपने डाल दिया कॉन्सनट्रेटेड H2SO4, ठीक है भाई, तो ये होता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब क्या है सॉरी एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, अल्फा कार्बन से OCH3 हटाना है और बीटा कार्बन से आपको हाइड्रोजन हटाना है। तो ये अल्फा कार्बन हो गया और बीटा कार्बन, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ भाई, ये बीटा कार्बन ये भी हो सकता है, बीटा कार्बन ये भी हो सकता है। अब देखिए इस पोर्शन को आप हटाएंगे तो डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, तो बनने वाला सब्सटेंस क्या हो गया CH3, ये CH3 और डबल बॉन्ड CH2 हो गया। और क्या हो गया भाई, ये अल्कोहल मिल गया CH3 और ये OH हो गया। इस तरह से इस रिएक्शंस को आप आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है भाई। अगर आपने प्राइमरी एल्काइल हैलाइड लिया हुआ तो रिएक्शन ऐसे जाएगी, और अगर आपने सेकेंडरी या टर्सरी एल्काइल हैलाइड लिया हुआ ईथर के साथ में तो वहाँ पर होता है आपका एलिमिनेशन रिएक्शन। मतलब है कि इस बीटा एलिमिनेशन होने वाला है और बनने वाला प्रोडक्ट होगा आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दैट इज एल्कीन। चलिए इसके बाद में मैंने कुछ रिएक्शंस यहाँ पर लिखी हुई थी, उन रिएक्शंस के बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। वो रिएक्शन थी आपकी रिलेटेड टू एल्काइल ग्रुप एज वेल एज इथीरल ऑक्सीजन।
अब इसके बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे एल्काइल ग्रुप से रिलेटेड रिएक्शंस के बारे में। ईथर ग्रुप में जो आपके एल्काइल ग्रुप लगे होते हैं, यहाँ से जो रिएक्शंस आती हैं आपकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं, और ये बेसिकली दो तरह के रिएक्शंस हो करते हैं। एक होता है हाइलोजिनेशन और दूसरा होता है कंबशन। कंबशन रिएक्शन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होती है और हाइलोजिनेशन रिएक्शन बेसिकली हाइलोजन के प्रेजेंस में होती है। जैसे आपका हो गया H2 = इसको हम लिख सकते हैं Cl2Br2, ये हो गया I2। बेसिकली हाइलोफॉर्म रिएक्शन में आप लोगों ने सीखा होगा कि जो आपके हाइलोजेंस होते हैं जैसे Cl2Br2 I2 हो गया, तो ये आपके माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करते हैं, एज वेल एज ये हाइलोजिनेटिंग एजेंट की तरह भी काम करते हैं। जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसका जो नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन होता है, अल्फा कार्बन को ये हाइलोजिनेट करते हैं। उसी पैटर्न में हम रिएक्शन करने वाले हैं। अब देखिए भाई, यहाँ पे अगर मैंने ले लिया डाई मिथाइल ईथर, ठीक है भाई, ये डाई मिथाइल ईथर, और यहाँ पे अगर आपने Cl2 के साथ में रिएक्शन कराई और यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ही कम रहेगा, डार्क में टेम्परेचर डार्क में बेसिकली रिएक्शन कराई जाती है, मतलब टेम्परेचर बहुत ही कम रहता है, ठीक है, या कोल्ड भी कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पर रूम टेम्परेचर भी से भी कम टेम्परेचर रहेगा। अब देखिए होता क्या है बेसिकली इसमें, अगर आप देखें तो ये आपका इथीरियल ऑक्सीजन दिया है, जो फंक्शनल ग्रुप होता है ये होते हैं अल्फा कार्बन। तो इस अल्फा कार्बन को क्लोरीनेट कर देगा तो एक हाइड्रोजन और Cl निकलेगा, तो HCl आपका सेपरेट हो गया और दूसरा Cl इस कार्बन से लग जाएगा, तो ये आपका CH3 और वो बेसिकली ये यहाँ पर हो जाता है, ये आपका CH2 और ये Cl हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम बोल सकते हैं ये अल्फा मोनोक्लोरो, ये अल्फा कार्बन है ना भाई, अल्फा मोनोक्लोरो डाई मिथाइल ईथर। तो आप अगर आप लिखना चाहें तो ये होता है अल्फा मोनोक्लोरो डाई मिथाइल ईथर। इस तरह से रिएक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं, इजी रिएक्शन है। अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, जैसे आपका हो गया CH3 और ये CH2 हो गया और यहाँ पे O हो गया और यहाँ पे CH2 और यहाँ पे ले लिया CH3, यहाँ पे आपने डाल दिया Cl2 और डार्क हो गया भाई, ठीक है, अंधेरे में रिएक्शन कराई जाती है। अब देखिए भाई, ये टारगेट करेगा केवल अल्फा कार्बन को, चाहे आप ये अल्फा कार्बन ले लें चाहे ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन को हाइलोजिनेट नहीं करेगा। तो ये अल्फा कार्बन है तो एक HCl निकलेगा और दूसरा Cl यहाँ पे लग जाएगा, तो क्या भाई ये CH3, यहाँ से CH2 ये वो हो गया भाई, और यहाँ से क्या हो जाता है CH, यहाँ से Cl लग गया और यहाँ पर हो जाता है CH3 और ये हो गया आपका HCl निकलेगा। एक हाइड्रोजन एक Cl HCl के रूप में निकला, दूसरा Cl यहाँ से लग जाता है। अब देखिए भाई, अगर आपने एक्सेस क्वांटिटी में लिया हुआ है, जैसे हो जाएगा CH3, ये हो गया CH2 और O हो गया, ठीक है भाई, ये CH2 हो गया और यहाँ से CH3 ले लिया। यहाँ पे अगर आपने लिया है 2Cl2 और डार्क के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं बेसिकली, ठीक है, अंधेरे में, तो होता क्या है, इस कार्बन को हाइलोजिनेट करेगा, इस कार्बन को भी हाइलोजिनेट करेगा, तो बनने वाला सब्सटेंस क्या हो जाएगा भाई CH3 और ये CH और Cl हो गया और ये O हो गया, इथीरियल ऑक्सीजन, ये CH और ये Cl हो गया और यहाँ से आपका CH3 हो गया। एक हाइड्रोजन यहाँ से निकला HCl बनेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से, तो यहाँ से 2 HCl आपको मिल जाएंगे। इस तरह से रिएक्शन आप आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। अब देखिए, अगर ये अल्फा है तो इसको अल्फा डैश बोल सकते हैं, तो अल्फा डैश डाइक्लोरो, और ये क्या है आपका डाई इथाइल ईथर है, तो यहाँ पर आप लिख देंगे डाई इथाइल ईथर। इस तरह से इसकी नेमिंग आप आसानी से कर सकते हैं। अगर आपने मान लिया जाए कि और एक्सेस में ले लेते हैं, जैसे आपका हो गया यहाँ पर हो गया C2H5 और ये O हो गया भाई, यहाँ पर हो गया C2H5, ठीक है भाई, और यहाँ पे Cl2 बहुत ही ज़्यादा लिया है। पूरे हाइड्रोजन अगर आप रिमूव करने चाहते हैं तो कितने हाइड्रोजन है भाई 5 10 हो गया, 10 Cl2 ले लिया जाए, यहाँ से डार्क हो गया भाई, ठीक है। अब इसके बाद में होता क्या है, 10 हाइड्रोजन निकलेंगे तो यहाँ से 10 HCl बन गया, 10 HCl, ठीक है भाई, यहाँ पर 5 Cl लग जाएंगे, यहाँ पर 5 Cl लग जाएंगे, तो आपका हो गया C2Cl5 और ये हो गया आपका, और ये हो गया C2Cl5। इस तरह से रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। इसको हम बोलते हैं पर क्लोरो डाईइथाइल ईथर। इस तरह से इस रिएक्शन को आप आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। अब इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं। ये पार्ट तो हो गया कंबशन के बारे में। तो कंबशन रिएक्शन तो आपको बहुत ही बेसिकली ये बहुत ही कॉमन रिएक्शन है, इसके बारे में आप लोगों को मालूम है। अगर जैसे बेसिकली अगर हम बात करें सेकेंड रिएक्शन के बारे में, कंबशन रिएक्शन मतलब आपको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्शन को कराना है। C2H5 हो गया, लीजिए यहाँ पर ऑक्सीजन ले लिया भाई, ठीक है। तो कंबशन रिएक्शन में तो आपको मालूम है बनने वाले प्रोडक्ट क्या होते हैं, CO2 H2 होते हैं। चलिए यहाँ पे लग दिया CO2 और H2 हो गया भाई, ठीक है। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, हीट रिलीज होती है। अब देखिए भाई, इसमें से रिएक्शन को बैलेंस करना, कितना कार्बन है 4 कार्बन है, 4 कार्बन कर दिया। हाइड्रोजन कितना है 5 5 10 हो गया, तो यहाँ पर आप 5 कर लीजिए। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे तो 4 2 8 हो गया, 5 हो गया 13, मतलब यहाँ पर अगर आपको 6 करना है तो ऑक्सीजन बैलेंस हो जाता है। तो इस तरह से ये कंबशन रिएक्शन भी आप आसानी से कंप्लीट
कर सकते हैं। चलिए इसके बाद में इथीरल ऑक्सीजन से रिलेटेड रिएक्शंस के बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। चलिए इसके बाद में इसकी लास्ट रिएक्शन है इथीरल ऑक्सीजन से रिलेटेड। ये दो तरह की रिएक्शन देता है, एक होता है आपका ऑक्सीडेशन और दूसरा होता है सॉल्ट फॉर्मेशन। चलिए सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं। अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ C2H5, ठीक है भाई, ये डाई इथाइल ईथर कर लेते हैं, ठीक है भाई, डाई इथाइल ईथर, और यहाँ पर ओजोनाइज ऑक्सीजन ले लेते हैं, ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन ये हो गया भाई, ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन हो गया भाई, इसके साथ में रिएक्शन कराते हैं। तो बेसिकली होता क्या है, इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको दे देगा, ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। ये रिएक्शन बेसिकली सनलाइट के प्रेजेंस में या HV लाइट के प्रेजेंस में, HV सनलाइट ही होता है, ये UV लाइट के प्रेजेंस में होती है, UV लाइट के प्रेजेंस में होती है, ठीक है, आप UV कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए भाई लेस टेम्परेचर के प्रेजेंस में होती है, होगा क्या कि बनने वाला सब्सटेंस क्या हो जाएगा, ये C2H5 ये O हो गया, यहाँ से कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपको शो करना है, ठीक है भाई। अब इसके बाद में हो जाता है C2H5, इस तरह से रिएक्शन हो जाती है, मतलब ऑक्सीजन एक इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। अगर मैं O2 ले लेता हूँ, जैसे क्या होता है C2H5, ये उसको ऐसे कर लेते हैं, ये हो गया CH3, ये CH2 हो गया और ये O हो गया भाई, और यहाँ पे CH2 हो गया, यहाँ पे CH3, वही पार्ट लिया हुआ है, डाई इथाइल ईथर लिया हुआ है, यहाँ पे O2 के साथ में रिएक्शन कराते हैं, यहाँ पे HV लाइट ले लिया भाई, लो टेम्परेचर, ठीक है भाई। तो बेसिकली क्या होता है कि अल्फा कार्बन का पर ऑक्सीडेशन होता है, बेसिकली यहाँ पर पेरोक्साइड का फॉर्मेशन होता है CH3। अब देखिए भाई ये अल्फा कार्बन चाहे इसको ले लें चाहे इसको ले लें, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ पर CH हो जाएगा और ये ऑक्सीजन और फिर ये ऑक्सीजन ये H हो जाता है। देखिए ये पेरोक्साइड आ गया भाई, जब आपका ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज होता है तो वहाँ पर पेरोक्साइड होता है, यहाँ पर हो गया O, बाकी पार्ट आपका सेम रहता है, CH2 ये हो गया आपका CH3, तो इसको हम बोल सकते हैं पेरोक्साइड, पेरोक्साइड ऑफ इसको हम बोलते हैं डाईइथाइल ईथर, ये लिया हुआ था शुरुआत में, तो इस तरह से रिएक्शन आप आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, ठीक है भाई। अब इसके बाद में अगर हम सॉल्ट फॉर्मेशन के बारे में बात करें, सेकेंड पार्ट के बारे में, तो बेसिकली जब कभी भी ईथर आपका कॉन्सनट्रेटेड HCl या H2SO4 के साथ में रिएक्ट करता है तो ये सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है। चलिए देख लेते हैं कैसे रिएक्शन होती है। अगर जैसे मैंने ले लिया CH3 और ये लोन पेयर हो गया, ठीक है, और यहाँ पर CH3 हो गया, डाई मिथाइल ईथर ले लिया, और यहाँ पर कॉन्सनट्रेटेड HCl ले लिया भाई, कॉन्सनट्रेटेड, तो बेसिकली ये ब्रेक होगा किसमें, H+ में, और Cl- में ब्रेक हो गया। अब देखिए इसके पास में लोन पेयर है, H+ को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सप्लाई करेगा, तो अब बनने वाला सब्सटेंस क्या हो जाएगा भाई, यहाँ से हो जाएगा CH3 और यहाँ पे हो गया O, तब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है, तब कोर्स पॉजिटिव चार्ज हो गया, लोन पेयर ये H हो गया और यहाँ से आपका हो जाएगा CH3। अब देखिए इसके बाद में यहाँ पर Cl बचा है तो ये Cl- हो गया, पॉजिटिव और नेगेटिव ये सॉल्ट हो गया भाई। इस पार्ट को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे तो आप और कर देता हूँ, ये हो गया आपका, ये CH3 कर लिया, ये CH3 कर लिया, ये OH कर लिया, यहाँ पे आप कर दीजिए प्लस और यहाँ पे Cl- कर लीजिए, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। हाँ ध्यान दीजिए, इसमें अगर आपने डाल दिया वाटर, इस सॉल्ट में वाटर डाल देंगे तो फिर से आपको यही सब्सटेंस मिल जाएंगे, मतलब है कि यहाँ पर आपको मिल जाएगा CH3 और यहाँ से आपका कॉन्सनट्रेट HCl मिल जाएगा। तो वाटर डालेंगे तो फिर से आपको यही रिएक्टेंट जिसको लेकर के रिएक्शन कराई थी मिल जाती है। अगर बेसिकली कॉन्सनट्रेट H2SO4 ले लेता हूँ, जैसे यहाँ पर हो गया CH3, यहाँ पर हो गया भाई, क्या हो जाता है, या हम डाईइथाइल ईथर ले लेते हैं C2H5O, ठीक है भाई, और ये C2H5 ले लिया। यहाँ पर आप लोगों ने कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 लिया, तो यहाँ से आपको मिलेगा क्या भाई, H+ मिलेगा और यहाँ से मिल जाएगा HSO4, सीधी बात, ठीक है। तो ये लोन पेयर है, इमीडिएटली इसको सप्लाई करेगा, पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। अब इसके बाद में बनने वाला सब्सटेंस क्या हो गया, इसको आप ऐसे कर सकते हैं, C2H5 और C2H5 ये O, सॉरी यहाँ पर क्या दिया हुआ भाई, ये ऑक्सीजन दिया हुआ है, ऑक्सीजन, यहाँ से हाइड्रोजन हो गया भाई, ठीक है, हाइड्रोजन को अटैच किया, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज शो कर दीजिए और यहाँ पर HSO4 माइनस है ना भाई, तो यहाँ पर हो गया HSO4 माइनस, सॉल्ट की तरह एक्सप्लेन लिख देते हैं, यहाँ पर सॉल्ट की तरह प्लस माइनस शो कर देते हैं। अब इसमें अगर आप वाटर डाल देते हैं, यहाँ से अगर आपने कहीं वाटर डाल दिया तो ये पार्ट आपका कन्वर्ट हो जाएगा रिएक्टेंट के फॉर्म में। तो इस तरह से रिएक्शन को आप आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। ये तो चाहे इस पार्ट को आप ऐसे भी लग सकते हैं, और यहाँ से हो गया आपका C2H5O पॉजिटिव चार्ज, ये हाइड्रोजन लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर C2H5 ये हो गया, यहाँ से आपने HSO4 माइनस कर दिया। तो इस तरह से भी आप रिएक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं। अगर उसमें डाल दिया वाटर तो ये हो जाता है। मतलब है कि सॉल्ट फॉर्मेशन में मतलब है कि अगर आपने ईथर का रिएक्शन कराया हुआ है कॉन्सनट्रेटेड
H2SO4 या HCl के साथ में, तो यहाँ से आपको सॉल्ट मिलेगा। अगर सॉल्ट में अगर आपने डाल दिया वाटर तो फिर से आपको वही ईथर और एसिड ऑब्टेन हो जाता है। यहाँ पर आपकी जितनी भी रिएक्शंस हैं, केमिकल रिएक्शन हैं, आप ईथर्स यहाँ से कंप्लीट होती हैं।